Hello friends, welcome to my channel once again. So all of you, I hope all of you are doing so great in your life. So today we are going to discuss about a very interesting topic, that is the proof of operands and Halden's theory that done by यूरे एंड मिलर. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये यूरे एंड मिलर का. उससे पहले हम लोग ओपरेन हेल्डन थ्योरी को भी एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड यू कैन ऑल्सो टेक द नोट्स. सो ओपरेन एंड हेल्डन ने क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो कैसे बने, ये बताया था इन्होंने. तो आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हो. सबसे पहले क्या था, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एवरीथिंग वाज इन अ काइंड ऑफ एटॉमिक स्टेट. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, एवरीथिंग वाज देयर इन अ एटॉमिक स्टेज. फिर ये सारे कंबाइन होके आते हैं मॉलिक्यूलर स्टेज में. तो सबसे पहले क्या मॉलिक्यूल्स बनते हैं? हाइड्रोजन बनता है, देन अमोनिया बनता है, वाटर वाटर वेपर बनता है, ओके, एंड मीथेन भी बनता है. ठीक है, सो मीथेन वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू फॉर्म. अदर देन द मीथेन बाकी सारी चीजें क्या थी, इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही थी. ओके, सो ये सारी चीजें बनी, मॉलिक्यूलर स्टेज में आ गए. अब इसमें क्या हुआ, लाइटनिंग हुआ, रिएक्शन हुआ, क्योंकि हाई टेम्परेचर था और लाइटनिंग भी हो रहा था. ये सारे फिर से कंबाइन होके क्या बन गए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए. ठीक है, जैसे कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये सारे बन गए. और सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने. ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये कहाँ पे बने, बेसिकली जो हमारा ओशन था, इट वाज kind of hot, okay, because the temperature was very hot, surrounding temperature very very hot, तो ocean जो था वो भी hot था. तो इसलिए इन्होंने इसको क्या नाम दिया, prebiotic soup. Alright, which was the primitive condition of the ocean. So it was, as it was very hot, and everything, every organic compound, simple and complex organic compounds were mixed in the ocean, so he called it as a prebiotic soup. Okay, and इसी प्रीबायोटिक सूप में ही लाइफ की पॉसिबिलिटीज हुई. ठीक है, फिर यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आगे चल के और फर्दर मोर कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, और उसी से फिर लाइफ का फॉर्मेशन होता है, विच इज द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. ये था ओपरेन हैल्डन का थ्योरी. अब इसको प्रूफ किसने किया, इन्होंने सिर्फ बता दिया था, दे जस्ट गिव द हाइपोथेसिस, ओके, दे डिडंट प्रूव इट. प्रूफ किया यूरे मिलर ने. ठीक है, इन्होंने दिया यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, दे गिव द एविडेंस along with the proof. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फ्लास्क लिया, द स्पार्क डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया बेसिकली यहाँ पे, एंड दे प्रोवाइडेड कंप्लीटली सेम काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर. जो ओपरेन और हेल्डन ने बोला था ना, बिल्कुल वही चीज किया इन्होंने, और कुछ नहीं किया इन्होंने, अपना बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया. जो उन्होंने बोला था वही चीज को कॉपी किया है. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट. ओके, तो इन्होंने क्या किया, हाई टेम्परेचर दिया, जैसे कि 800 डिग्री सेल्सियस. अब लाइटनिंग भी देनी थी. लाइटनिंग क्या कहाँ से देंगे, तो इन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, इलेक्ट्रोड्स लगाया और 75,000 का वोल्टेज दिया. ठीक है, इतना ज्यादा हाई वोल्टेज दिया और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया. इसके बाद इसने ये जो बिल्कुल ये पूरा जो सेटअप इन्होंने बनाया था बिल्कुल ही इंटैक्ट था, सो दैट नो कंटामिनेशन कैन एंटर इन दिस सेटअप. तो इन्होंने ये सारे गैसेस भी इनकॉर्पोरेट कर दिए, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन. ठीक है, और यहाँ पे एक जार में बॉइलिंग वाटर लिया, और जब हम वाटर को बॉईल करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा. तो वाटर वेपर भी यहाँ से आके इधर एडअप हो गया एटमॉस्फेयर में. सो दिस वाज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. ठीक है, इन्होंने ये एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर काइंड ऑफ क्रिएट किया. ऑलराइट, नाउ अब इसको छोड़ दिया उन्होंने बिल्कुल 1 वीक के लिए एज इट इज, कि देखते हैं क्या होता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक लाइटनिंग हो रही थी, ये सारे गैसेस भी थे, और टेम्परेचर भी हाई था. तो रिएक्शन हुआ. अब रिएक्शन हुआ और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बना, यहाँ पे इन्होंने कंडेंसर भी लगाया, तो ये कंडेंस होके कोल्ड होके यहाँ पे आके ट्रैप हो गया. ओके, इस प्लेस में आके ट्रैप हो गया. और इस प्लेस में जब आके ये ट्रैप हुआ तो इसका कलर चेंज हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे वाटर तो इन्होंने नॉर्मल वाटर लिया था.
राइट। तो यहाँ पे आके ये ओशन वाटर लिया था, यहाँ पे आके इसका कलर चेंज हो चुका था, इट वाज अ काइंड ऑफ रेडिश कलर। सो ही ऑब्जर्व दैट ओके कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, क्योंकि ऐसे ही तो कलर नहीं चेंज हो जाता, कुछ तो बना होगा वहां पे। तो इन्होंने क्या किया, इसका टेस्टिंग किया फिर, ठीक है, लैब में जाके टेस्टिंग किया, चलो देखते हैं कि क्या बनता है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये चीजें बनी है, ग्लाइसिन, एलानाइन, अस्पार्टिक एसिड, तीन चीजों का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, सिंपल अमीनो एसिड्स है ये बने हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स बाकी साइंटिस्ट ने भी फिर से परफॉर्म किया, क्योंकि एक बार करने से तो साइंस में हम एक्सपेरिमेंट्स जब करते हैं तो मोर देन वन टाइम्स हम परफॉर्म करते हैं, बार बार करते हैं, देखते हैं कि सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर हम कंफर्म हो जाते हैं अगर सेम आता है तो जब बाकी साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया, उन्होंने भी सेम काइंड ऑफ चीजें ऑब्जर्व किया। और इसी को जब मतलब पहले तो 1 वीक के लिए छोड़ा था, फिर जब इसको हमने बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए छोड़ा, लाइक 2-3 हफ्ते के लिए छोड़ा, तो उसमें देखा ये अमीनो एसिड्स और जो सिंपल जो कंपाउंड्स बने थे उससे ये शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट्स, फैट्स, ये सारी चीजें भी बन रही है। मतलब ये सिंपल था पहले और अब ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली दे प्रूव दैट केमिकल एवोल्यूशन विच वाज गिवन बाय ओपरेन एंड हेल्डेन, बिल्कुल यही चीज ओपरेन एंड हेल्डेन ने भी बोली थी। ठीक है, सो लेट्स डू वॉच अ स्मॉल वीडियो फॉर अ बेटर एक्सप्लेनेशन। In the 1920s, Oparin and Haldane hypothesized that the atmosphere of the primitive Earth contained gases such as nitrogen, ammonia, methane, carbon dioxide, water vapor, and hydrogen. Oxygen did not become a part of the atmosphere until the advent of photosynthesis millions of years later. It was further hypothesized that under these conditions, organic molecules could be formed if there were a source of energy such as electricity from storms or ultraviolet radiation from the sun. In 1953, Stanley Miller and Harold Urey tested this hypothesis. They constructed a closed system with a reservoir for water, sampling ports, a chamber for the input of electrical energy, and a condenser to convert the water vapor back to a liquid. The researchers then added water, hydrogen gas, methane, carbon dioxide, ammonia, and nitrogen. The water was heated to form a vapor, and electrical sparks were generated to mimic lightning. This apparatus simulated the possible conditions of the early Earth. When the water was analyzed after 1 week, they found simple carbon compounds such as formaldehyde and hydrogen cyanide. These compounds then combined to produce formic acid, urea, and amino acids. In similar experiments carried out over the next several years, various organic compounds have been synthesized. These experiments showed that simple organic compounds, including the building blocks of proteins and other macromolecules, could be formed from gases present in the primitive atmosphere with the input of electrical energy. All right. So now I hope it is clear to all of you कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे बने। ठीक है, तो ये तो हमारा कीमोजेनी। ध्यान रखना अभी तक भी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको लेके कीमोजेनी के ऊपर कुछ और प्रूफ्स भी थे, जैसे कि वी हैव सम एविडेंसेस फ्रॉम मीटियोराइट्स आल्सो। सो जैसे मीटियोराइट्स आते हैं, जब हमने उसकी टेस्टिंग की तो हमने उसमें भी देखा कि सेम ही प्रोसेस वहां पे भी हो रहा है, मीटियोराइट्स में भी, मतलब सेम ही चीजें, रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज लाइक कॉल्ड एज मोर एक्सेप्टेबल एंड दिस इज स्टिल नाउ दिस इज द मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, आगे फ्यूचर में कोई अगर और डिस्कवरी हुई तो वो और बात है, बट अभी तक हम इसी को एक्सेप्ट करते हैं। अब आते हैं बात बायोजेनी की, मतलब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, फर्स्ट सेल जो है वो कैसे बना। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ जो था, नॉन सेलुलर लाइफ वो कब बना था, 3 बिलियंस ईयर्स अगो, मिलियंस नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, 3 बिलियन ईयर अगो होगा। ठीक है, बिलियन ईयर्स अगो। सो बेसिकली जो नॉन सेलुलर लाइफ था, फॉर एग्जाम्पल आरएनए, ठीक है, फिर प्रोटीन्स, इसको हम नॉन सेलुलर लाइफ बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, ये बने थे 3 बिलियन ईयर्स अगो।
तो आप देख सकते हो पहले हैबिटेबल वर्ल्ड, लाइक दिस इज द प्रीबायोटिक सिंथेसिस, उसके बाद ये पॉलीमर्स वेसिकल्स बने. ओके, सो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ, द आरएनए प्रोटीन्स, दे फॉर्म्ड 3 billion years ago. ऑलराइट, लाइक पॉलीसैकेराइड्स. उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन हुआ, जैसे आरएनए इट वाज वेरी अनस्टेबल. ठीक है, आरएनए क्या था, बहुत ही अनस्टेबल था. तो आरएनए आगे चल के कन्वर्ट हो गया किसमें, डीएनए में, विच वाज लाइक मोर स्टेबल फॉर्म. ठीक है, और फिर ये डीएनए आगे चल के, और तो पहला जो सेल बना था हम उसको बोलते हैं प्रोबायोंट. प्रोबायोंट. उसके बाद ये कन्वर्ट हो गए यूबायोंट में. ऑलराइट, और उसके बाद फिर आ गए कीमो हेट्रोट्रॉफ्स. कीमो हेट्रोट्रॉफ्स. कीमो हेट्रोट्रॉफ्स से उसके बाद आए कीमो ऑटोट्रॉफ्स, फिर आए फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ्स, और फिर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है. तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ जो आया वो आया 2000 मिलियन ईयर्स एगो. ठीक है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. 2000 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट सेलुलर लाइफ जो है, मतलब जो हमारा पहला सेल है. ठीक है, पहला सेल प्रोटोबायंट. ओके, प्रोटोबायंट के फॉर्म में जो पहला सेल था वो बना था. ऑलराइट, और वी कैन कॉल इट एज अ प्रोटोसेल्स आल्सो. ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म. उसके बाद फिर दीज वर लाइक सिंगल सेल्ड विच वर फॉर्म्ड इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट. क्योंकि जैसा मैंने बताया, पहला सेल का लाइफ का फॉर्मेशन ही कहाँ से शुरू होता है, ओशन से शुरू होता है, एक्वाटिक लाइफ से शुरू होता है. क्योंकि बिकॉज अर्थ डू नॉट हैव दैट ओजोन लेयर, तो इट वाज completely exposed to the UV rays. So that time the terrestrial life was not possible. So अर्थ में लाइफ की शुरुआत ही हुई थी पानी से. ठीक है, हम पहले से ही पानी से ही शुरुआत हुई है, पानी में है पहले से ही. ओके, सो द फर्स्ट सेल, जो कि हमको अभी तक ट्रेसेस तो नहीं मिलते फर्स्ट सेल के, बट वी शेयर अ कॉमन जीन इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स like bacteria, archaea and eukaryotes. All of these domains are sharing a common gene. ठीक है, इसी से हमको पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर सेम ही होंगे. ठीक है, क्योंकि अब जो फर्स्ट लाइफ था उसका कोई फॉसिल तो है नहीं, तो हम ऐसे ही ट्रेस करते हैं. तो हमने अज्यूम कर लिया कि वो एक सेम होगा. अज्यूम क्या मतलब, ऐसा ही रहा होगा, और उसको हमने एक नामकरण कर दिया विच इज कॉल्ड एज ल्यूका. ल्यूका मीन्स, लूका का फुल फॉर्म हो जाएगा लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर. ओके, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर. तो इसी से फिर आगे चल के बैक्टीरिया, यूकैरिया एंड आर्किया, 3 डोमेन होते हैं, इन सब का इवोल्यूशन हुआ. सो ये तो था बायोजेनी. यहां तक जो है ये पूरा क्या है, बायोजेनी है. ओके, और इसके बाद जो ल्यूका से जो सारे इवोल्यूशन हुए, इसको हम बोलते हैं कॉग्नोजेनी. ठीक है, इसका जो डाइवर्सिफिकेशन होता है प्रोटोजोआ एंड अदर फॉर्म्स में, अदर लाइफ फॉर्म में, इसको कॉग्नोजेनी बोला जाता है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आप लोगों को यहीं तक पढ़ना है. ठीक है, सो क्वेश्चंस जो आएंगे वो भी यहीं तक आते हैं. सो लेट्स डू वॉच अ वीडियो ऑन दिस. Billions of years ago, on the young planet Earth, simple organic compounds assembled into more complex coalitions that could grow and reproduce. They were the very first life on Earth, and they gave rise to every one of the billions of species that have inhabited our planet since. At the time, Earth was almost completely devoid of what we'd recognize as a suitable environment for living things. The young planet had widespread volcanic activity and an atmosphere that created hostile conditions. So where on Earth could life begin? To begin the search for the cradle of life, it's important to first understand the basic necessities for any life form. Elements and compounds essential to life include hydrogen, methane, nitrogen, carbon dioxide, phosphates, and ammonia. In order for these ingredients to commingle and react with each other, they need a liquid solvent, water. And in order to grow and reproduce, all life needs a source of energy.
Life forms are divided into two camps: autotrophs, like plants that generate their own energy, and heterotrophs, like animals that consume other organisms for energy. The first life form wouldn't have had other organisms to consume, of course, so it must have been an autotroph, generating energy either from the sun or from chemical gradients. So, what locations meet these criteria? Places on land or close to the surface of the ocean have the advantage of access to sunlight. But at the time when life began, the UV radiation on Earth's surface was likely too harsh for life to survive there. One setting offers protection from this radiation and an alternative energy source: the hydrothermal vents that wind across the ocean floor, covered by kilometers of seawater and bathed in complete darkness. A hydrothermal vent is a fissure in the Earth's crust where seawater seeps into magma chambers and is ejected back out at high temperatures, along with a rich slurry of minerals and simple chemical compounds. Energy is particularly concentrated at the steep chemical gradients of hydrothermal vents. There's another line of evidence that points to hydrothermal vents: the last universal common ancestor of life, or LUCA for short. LUCA wasn't the first life form, but it's as far back as we can trace. Even so, we don't actually know what LUCA looked like. There's no LUCA fossil, no modern-day LUCA still around. Instead, scientists identified genes that are commonly found in species across all three domains of life that exist today. Since these genes are shared across species and domains, they must have been inherited from a common ancestor. These shared genes tell us that LUCA lived in a hot, oxygen-free place and harvested energy from a chemical gradient, like the ones at hydrothermal vents. There are two kinds of hydrothermal vent: black smokers and white smokers. Black smokers release acidic, carbon dioxide-rich water, heated to hundreds of degrees Celsius and packed with sulfur, iron, copper, and other metals essential to life. But scientists now believe that black smokers were too hot for LUCA, so now the top candidates for the cradle of life are white smokers. Among the white smokers, a field of hydrothermal vents on the mid-Atlantic ridge called Lost City has become the most favored candidate for the cradle of life. The seawater expelled here is highly alkaline and lacks carbon dioxide, but is rich in methane and offers more hospitable temperatures. Adjacent black smokers may have contributed the carbon dioxide necessary for life to evolve at Lost City, giving it all the components to support the first organisms that radiated into the incredible diversity of life on Earth today. All right, so that is a very nice video. So here you can see that कि पहले हुआ हमारा कीमोजेनी केमिकल इवोल्यूशन और उसके बाद हुआ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. ठीक है? So all of you, that's all for today's session. I hope you have enjoyed this, and if you like this, please hit the like button and you can share with your friends also. ठीक है? So take care, have a nice day, bye bye, see you again in the further video.